एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम रीमा तो दूसरी का नाम सिया था। रीमा की शादी उसी गांव में एक लड़के के साथ हो गई थी। वहीं सिया की शादी एक अमीर लड़के से हुई थी जो शहर में रहता था, जिस वजह से सिया को बहुत ज्यादा घमंड था कि वो बहुत अमीर है और उसकी बहन रीमा बहुत गरीब। इस वजह से वो अपनी बहन से ज्यादा बातें भी नहीं करती थी और ना ही उनसे मिलने के लिए गांव आया करती थी। एक दिन की बात है, रीमा घर पर काम कर रही थी। तभी उसका पति सुरेश उसके पास आता है और उससे, अरे रीमा, तुम्हें पता है, शहर से तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आई है। ये सुनकर रीमा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि पूरे 5 साल हो गए थे उसने अपनी बहन को देखा तक नहीं था और अभी तक सिया उससे मिलने भी नहीं आई थी। वो हैरान थी कि सिया इतने साल बाद उससे कैसे मिलने आई। क्या आप सच कह रहे हैं? आपने सही से देखा तो था ना कि वो सिया ही थी या कोई और? क्योंकि सिया तो बहुत ज्यादा अमीर है, वो हमसे मिलने क्यों आएगी? अरे पगली, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच में तेरी बहन को देखा है। यदि तुझे यकीन नहीं होता तो चल बाहर आकर देख। अभी वो दोनों बाहर जा ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर सिया आकर खड़ी हो जाती है। सिया को देखकर रीमा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है और उसे एक खटिया पर बिठाती है। क्या हुआ? लगता है मुझे देखकर तुझे खुशी नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे हैरानी बहुत हो रही है। आखिर तू मेरे घर कैसे आ गई? क्योंकि तू तो मुझसे बात तक नहीं करती थी। मैं गरीब हूँ और तू अमीर है। तुझे तो बहुत घमंड था ना कि तू शहर की है और मैं गांव की। हाँ, घमंड तो मुझे अभी भी है, पर मुझे यहाँ आना पड़ा। तुझे तो नहीं पता ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर डॉक्टर ने कहा है कि मेरा बच्चा उल्टा है और तेरे गांव में यहाँ पे कोई दवाई देता है जिससे बच्चा सीधा हो जाता है। हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। मेरे गांव में एक बूढ़ी दादी है, वही दवाई देती है। इसके बाद रीमा सिया को पानी देती है, पर सिया पानी पीने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे अभी भी अपने शहरी होने का घमंड था। तभी वहां पर सिया का पति विक्रम आ जाता है। चलो सिया, हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। जब भी तुझे टाइम मिले ना तो मेरे घर पे जरूर आना, मैं तुझे भगाऊंगी नहीं जो तू मेरे घर पे नहीं आती। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने गांव में बहुत खुश हूँ। तुझे तेरा शहर मुबारक हो। इसके बाद सिया वहां से चली जाती है। सिया के जाने के बाद रीमा अपने काम में लग जाती है। रीमा चाहती तो बहुत थी कि वो अपनी बहन को गले लगाए और उससे बहुत सारी बातें करे, पर उसकी बहन को शहर में रहने का बहुत ज्यादा ही घमंड था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन की बात है, सिया के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, पर शहर में सभी लोग मना कर देते हैं क्योंकि सिया का बच्चा अभी भी सीधा नहीं हो पाया था, जिस वजह से डॉक्टर ऑपरेशन करने को बताते हैं। पर सिया ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी और विक्रम फैसला करता है कि वो उसी गांव में जाएगा और वो रीमा के गांव आता है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी बहन की डिलीवरी होने वाली है और नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती। मैं चाहता हूँ कि सिया का ऑपरेशन हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? आखिर वो तुम्हारी बहन है। भले ही तुम्हारी बहन तुमसे ठीक से बात न करती हो, पर आखिर वो है तो तुम्हारी बहन ही। हाँ, मुझे पता है वो मेरी बहन है, पर मुझे कोई शिकवा नहीं है कि वो मुझसे बात नहीं करती। वैसे सिया कहाँ है? इसके बाद विक्रम सिया को अंदर लाता है और रीमा उसी दादी को बुलाकर लाती है और दादी माँ कुछ ही देर के बाद सिया की एक नॉर्मल डिलीवरी कर देती है, जिससे सिया और विक्रम काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने पैसे और शहर में रहने के कारण बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। कोई बात नहीं, आखिर तू है तो मेरी बहन ही। मुझे खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद वो दोनों बहनें प्यार से रहने लगती हैं। माधव नामक एक आदमी अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ शहर में रहता था।
उसकी बड़ी बेटी का नाम सीमा और छोटी बेटी का नाम कोमल था। सीमा का व्यवहार गरीब लोगों के साथ अच्छा नहीं था। कॉलेज में वो सिर्फ अमीर परिवार के बच्चों के साथ ही रहती थी और दूसरी तरफ कोमल बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। उसको अपने पिता के पैसों का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। एक दिन माधव अपनी पत्नी सुमित्रा से बोलता है, सुमित्रा, सीमा का कॉलेज अब खत्म होने वाला है और इसके लिए बहुत से रिश्ते भी आने लगे हैं। तुम सीमा की शादी के बारे में बात करो। मैं धूमधाम से अपनी दोनों बेटियों की शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सीमा से बात करती हूँ। सुमित्रा सीमा से उसकी शादी को लेकर बात करती है। सीमा, तेरे पिताजी बोल रहे हैं कि तेरे लिए बहुत अच्छे घरों से शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। अब तो तेरा कॉलेज भी खत्म हो गया है। माँ, मैं एक अमीर लड़के के साथ ही शादी करूंगी जो पढ़ा लिखा हो और मेरी सारी जरूरतें पूरी कर सके। ठीक है बेटा, वैसे भी तेरे पिताजी तेरे लिए कोई अच्छा परिवार ही ढूंढेंगे। लेकिन माँ, वो शहर के ही होने चाहिए ताकि उनकी सोच मेरे से मिलती हो। और सुमित्रा उसकी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। माधव सीमा का रिश्ता शहर के एक अमीर परिवार में कर देता है और उसकी शादी बहुत धूमधाम से करता है। कुछ समय के बाद कोमल की पढ़ाई पूरी हो जाती है और माधव उसकी शादी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढने लगता है। लेकिन एक दिन उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है और उसे बहुत नुकसान होता है। माधव अब बहुत मुश्किल से अपने परिवार का खर्च चला पा रहा था। सुमित्रा, कोमल के लिए एक अच्छा रिश्ता मिला है, लेकिन वो सीमा के परिवार जितने अमीर नहीं हैं। बस गांव में अपना घर है और एक किराने की दुकान है। उनकी बात कोमल सुन लेती है और वो अपने पिता के पास जाती है और बोलती है, पिताजी, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। उसकी बात सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वो कोमल की शादी भी कर देते हैं। कोमल का पति रमेश एक अच्छा इंसान था। वो ठीक दामों पर सामान बेचता था, जिसके कारण गांव के ज्यादातर लोग वहां से सामान खरीदते थे। और दूसरी तरफ सीमा का पति एक बैंक में मैनेजर था, जिस वजह से उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। सीमा अपना पूरा दिन मॉल में शॉपिंग करके और अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके ही बिताती थी। एक दिन कोमल अपने पति रमेश के साथ सीमा के घर जाती है। हेलो दीदी, कैसी हो तुम? नमस्ते जीजा जी। अरे कोमल, तुमने बताया ही नहीं कि तुम आने वाली हो। हाँ, वो मैंने सोचा कि बहुत समय से आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो बस आपसे मिलने चली आई। अच्छा सीमा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उन दोनों का व्यवहार देखकर रमेश को बहुत अजीब लग रहा था। सीमा कोमल को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। कोमल, देखो, हमारे घर में सभी बहुत बिजी रहते हैं और अगर आगे से कभी मिलने आना हो ना, तो प्लीज पहले फोन करके बता दिया करो, क्योंकि रमेश जैसे लोगों को पहले टाइम लेना पड़ता है हमसे मिलने के लिए। कोमल को सीमा की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और वो रमेश के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो रमेश को कुछ नहीं बताती। कुछ दिनों बाद सीमा अपने पति के साथ कोमल की दुकान पर आती है। और कोमल, कैसी हो तुम? ये लो मिठाई खाओ। आज तुम्हारे जीजा जी ने नई गाड़ी ली है, तो मैंने सोचा चलो तुम्हें गाड़ी दिखा लाऊं। मुबारक हो दीदी। अच्छा कोमल, तुम्हारे पास कोई गाड़ी है क्या? नहीं दीदी, अभी तो नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है? अमन तो कुछ ही महीनों बाद अपनी गाड़ी बदल देता है और पहले से भी महंगी गाड़ी ले आते हैं। चलो ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। सीमा उसे मिठाई देकर वहाँ से चली जाती है। तुम्हारी बहन को अपने अमीर होने का कुछ ज्यादा ही घमंड है। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हो। वो हमें अपनी गाड़ी नहीं, हमें हमारी हैसियत याद दिलाने आई थी। मेरे जैसा इंसान अब गाड़ी कैसे ले सकता है? क्यों जी, आप गाड़ी क्यों नहीं ले सकते? आप तो इस दुकान के मालिक हो, आप चाहो तो वो सब कुछ कर सकते हो। जीजा जी तो आखिर नौकरी ही कर रहे हैं। लेकिन एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होती है और ज्यादा बारिश होने के कारण गांव में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में सब कुछ डूब जाता है। गांव के लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं। ये सब देखकर रमेश बहुत घबराने लगता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हम तो बर्बाद हो गए।
कोमल, हमें ये घर छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैं सारा सामान बांध लेती हूँ। रमेश और कोमल के तो मानो जैसे सपने उस बाढ़ में बह गए थे। कोमल अपने परिवार के साथ शहर में आ जाती है और वो मदद के लिए सीमा के पास जाती है। दीदी, गांव में बाढ़ आने की वजह से हमारा घर और दुकान सब पानी में बह गया है। मुझे आपकी मदद चाहिए दीदी। देखो कोमल, तुम्हारे जीजा जी तो बस एक नौकरी करते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम वो तुम्हें दे सकें। वैसे भी हमारी भी जरूरतें पूरी करनी होती है उन्हें। कोमल निराश होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रमेश कोमल के पिता की सहायता से एक दुकान किराए पर ले लेता है और वहाँ भी किराने की दुकान का काम शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो भी उनके पास एक बार आता वो फिर बार बार उन्हीं के पास आता था। वह दोनों रात दिन काम करते रहते थे और बहुत ही जल्द वो शहर में अपना एक मकान भी बना लेते हैं और धीरे धीरे नए स्टोर भी खोल देते हैं। कुछ दिनों के बाद अब वो शहर के बड़े उद्योगपतियों में से जाने जाते थे। रमेश नई गाड़ी भी ले लेता है और वो कोमल से बोलता है, देखो कोमल, मैं एक और नई गाड़ी लेकर आया हूँ। हमारे पास तो पहले से ही गाड़ियाँ हैं, आप फिर से नई गाड़ी क्यों ले आए हो? मैंने सोचा आज तुम्हारी बहन से क्यों न मिलकर आया जाए और नई गाड़ी की खुशखबरी भी दे देंगे। ठीक है जी, चलते हैं। रमेश और कोमल सीमा के घर पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि अमन बैंक में हेराफेरी करने के गुनाह में जेल में बंद है और उसको छुड़ाने के लिए घर में एक भी पैसा नहीं है। दीदी, आपके पास पैसों की ऐसी कौन सी कमी थी जो उन्होंने ऐसा गुनाह किया? मैं ही बहुत लालची हो गई थी कोमल। मैंने ही उन्हें ऐसे काम करने के लिए बढ़ावा दिया था ताकि हम और भी ज्यादा अमीर हो जाएं। क्या तुम अमन को जेल से छुड़ाने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ दीदी, हम जरूर जीजा जी को छुड़ा लेंगे, आप घबराओ नहीं। और रमेश अमन द्वारा की गई हेराफेरी की भरपाई करके उसे जेल से छुड़ा लेता है। मुझे आप दोनों माफ कर दो। मुसीबत के समय मैंने आपकी कोई मदद नहीं की थी, लेकिन आज फिर भी आपने मुझे बचाया है। जीजा जी, ये तो हमारा फर्ज था। अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे भी मेरे मन में आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था। पैसों के लालच में मैं अंधी ही बन गई थी, जो मैंने अपनी बहन की मदद भी नहीं की। आप दोनों मुझे माफ कर दो। हाँ रमेश जी, हमें माफ कर दीजिए। रमेश जी, अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, क्या आप मुझे अपने नए स्टोर में काम दे सकते हो? ठीक है, आप मेरे स्टोर में काम कर सकते हो। कोमल और रमेश वापस अपने घर चले जाते हैं। एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी 2 बेटियां थी। एक तो बहुत गोरी थी, पर दूसरी बेटी बहुत ज्यादा सांवली थी, जिस वजह से वो दोनों कभी भी बहनें नहीं लगती थी। जो गोरी थी उसका नाम सीमा था और जो सांवली थी उसका नाम मेनका था। इस वजह से उनकी माँ मीना भी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहा करती थी, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर था कि वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगी, क्योंकि सीमा से तो हर कोई शादी कर लेगा, पर मेनका से कोई भी शादी नहीं करेगा। एक दिन की बात है, मीना अपने घर पे काम कर रही होती है, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली गौरी उसके घर पर आती है। अरे मीना, तुम अपनी बेटी की शादी के लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ रही हो क्या? यदि तुम कहो तो मेरी नज़र में तुम्हारी सीमा के लिए एक लड़का है। वैसे भी उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, सीमा के लिए है, पर मेनका के लिए कोई लड़का नहीं है। मैं पहले अपनी मेनका की शादी करना चाहती हूँ, और यदि लड़का मिल गया तो मैं दोनों की शादी एक साथ कर दूंगी। मेनका के लिए लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेनका सांवली है, तो हर कोई उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी को गोरी लड़कियां ही चाहिए होती है। इसके बाद गौरी काफ़ी देर तक मीना से बातें करती रहती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। गौरी के जाने के बाद मीना काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि यदि सीमा की शादी हो गई तो मेनका को काफ़ी बुरा लगेगा। तभी वहाँ पर उसका पति सुरेश आ जाता है।
क्या हुआ मीना, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको तो पता ही है हमारी मेनका कितनी सांवली है, जिस वजह से कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यदि भगवान चाहेंगे तो मेनका के लिए भी हमें लड़का मिल ही जाएगा। इसके बाद वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मेनका भी अपने सांवले रंग से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि उसके रंग की वजह से उसकी बहन सीमा भी उससे कुछ खास बात नहीं करती थी। एक दिन की बात है, सीमा बाजार जा रही होती है, तभी वहां मेनका आ जाती है। अरे बहन, तुम बाजार जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि मेरा भी सामान खत्म हो गया है। नहीं, तुम अकेले ही चली जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है तुम्हारे साथ जाने में। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ। तभी वहां पर मीना आ जाती है और वो उन दोनों की बातें सुन लेती है। तुम्हें अपनी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो सांवली है तो क्या हुआ, वो है तो तुम्हारी बहन ही। तो मैं क्या करूं? इसके साथ बाजार जाती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि सभी लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। और ये कहकर सीमा वहां से चली जाती है। सीमा के जाने के बाद मीना अपनी बेटी मेनका को समझाती है, क्योंकि मेनका सीमा की बातों से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर मेनका अकेले ही बाजार जाती है और बाजार से अपना सारा सामान ले आती है और वो अपने आप को कोसते हुए, काश अगर मैं भी गोरी होती तो लोग मुझसे भी प्यार करते, मेरी बहन भी मुझसे प्यार करती। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और एक दिन मेनका बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है। वो एक सब्जी वाले के पास जाती है। भैया, ये टमाटर कैसे दिए? टमाटर 80 रुपए किलो। अरे, पिछले हफ्ते तो 40 रुपए किलो थे, एक हफ्ते में डबल रेट हो गया। अरे क्या करें, पीछे से ही सब्जियां महंगी आ रही हैं। चलो आप 10 रुपए कम दे देना। ठीक है, 1 किलो कर दो। तभी वहां एक औरत आ जाती है। अरे भैया, मुझे जरा 2 किलो आलू दे दो। माता जी रुको, जरा पहले इनको सब्जी दे दूं। भैया, आप पहले आंटी को सब्जी दे दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जीती रहो बेटा। और सब्जी वाला उन्हें आलू दे देता है और उसे पैसे देकर वो औरत वहां से चली जाती है। लेकिन जल्दबाजी में उनका पर्स वहीं छूट जाता है। अरे, वो आंटी तो अपना पर्स यहीं भूल गई है। और मेनका पर्स लेकर भागकर उनके पीछे जाती है और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाती है, आंटी, आंटी सुनिए। और वो औरत पीछे मुड़कर देखती है तो मेनका उनकी तरफ ही भागी आ रही थी। आंटी जी, आप अपने पर्स वहीं छोड़ आई थी। अरे, लगता है पैसे देते वक्त वहीं छूट गया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। अरे, इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। उसकी बातों से वो औरत बहुत प्रभावित होती है और वो मेनका के बारे में उससे पूछती है। मेरा नाम मेनका है, यहीं पास में मेरा घर है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी लोग मेरे सांवले रंग की वजह से मुझसे बात नहीं करते। बेटा, इंसान को उसके रूप से नहीं, उसके कर्मों से जाना जाता है। और तुम तो बहुत साफ दिल की लड़की हो। तुम्हारी जैसी बेटी हर किसी को नहीं मिलती। उसकी बातें सुनकर मेनका की आंखें नम हो जाती हैं। अच्छा आंटी, अभी मैं चलती हूँ, मुझे अभी सामान भी लेना है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मेनका बाजार से सामान खरीदकर घर चली जाती है। अगले दिन मीना घर पर काम कर रही होती है और उस दिन सुरेश भी घर पर ही होता है और उनकी दोनों बेटियां भी घर पर ही बैठी होती हैं। तभी उनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। मीना दरवाजा खोलने जाती है तो उनके सामने एक लड़का एक बूढ़ी औरत के साथ खड़ा होता है।
वो बूढ़ी औरत वही थी जो कल मेनका को बाजार में मिली थी। उन दोनों को देखकर मीना हैरान हो जाती है। अरे, आप दोनों कौन हो? किससे मिलना है आपको? इस पर वो औरत मुस्कुराते हुए मीना से बोलती है, मेरा नाम सावित्री है और ये मेरा बेटा मुकेश है। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर मीना उन दोनों को घर के अंदर बुलाती है और वो सब बैठकर बात करते हैं। जी बोलिए, क्या बात करनी है आपको? मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। देखिए, आप ज़रूर सीमा की बात कर रही होंगी। वो है ही इतनी सुंदर, जो भी कोई उसे देखता है उसे वो पसंद आ ही जाती है। नहीं जी नहीं, मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी मेनका से करना चाहती हूँ। वो चाहे उसका रंग सांवला है, लेकिन स्वभाव से वो बहुत सुंदर है। उनकी बातें सुनकर सावित्री और सुरेश दोनों बहुत हैरान थे कि पहली बार कोई रिश्ता मेनका के लिए आया था। वो ये बात मेनका और सीमा को बताते हैं तो मेनका भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सुरेश सीमा के लिए भी लड़का देखकर अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ कर देता है और अब सुरेश और मीना बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनकी दोनों बेटियों की शादी अच्छे से घर में हो गई थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई भी नई स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।